जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी इन वीडियो सीरीज़ में एनसीईआरटी की बुक्स को डिकोड करना शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले हमने क्लास 6 की जो एसएसटी की बुक है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इन दो बुक्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। और आप जानते ही हो कि लेसन 1 एंड लेसन 2 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने लेसन 1 एंड लेसन 2 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके सबसे पहले आप उन दोनों लेसन्स को देखिए, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पीछे से रिलेट करते हुए चलते आते हैं ना, तभी हमें आगे की चीज़ें समझ में आती हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर आपने नहीं देखी है तो आप लेसन 1 एंड लेसन 2 की वीडियोस देखिए, और उसके बाद हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3, जिसका नाम है आरंभिक नगर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको दो बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्यारे से दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिसका एक का नाम है जसपाल और दूसरे का नाम है हरप्रीत, ठीक है। तो यहाँ पे पुराने भवन का संरक्षण एक टॉपिक दिया हुआ है, एक बॉक्स में आपको ये मेंशन किया हुआ है, जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इन दो बच्चों की स्टोरी बताई गई है कि ये ना अपने घर के पास में जो गली है वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, और वहाँ पे एक खंडर है, ठीक है। तो वहाँ पे ना कुछ लोग खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं, और वो क्या बातें करते हैं, वो लोग उस खंडर वाले घर की तारीफ कर रहे हैं जिस को गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। आपने भी छोटे में मूवीज़ देखी होंगी, इवन अब भी देखी होंगी, है ना। तो उसमें ना कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और एक घर होता है जिसमें कोई नहीं रहता, और अक्सर बच्चों की बॉल जब उस घर में गिर जाती तो बच्चे उस घर में एंट्री करने में डरते हैं ना, बच्चों को लगता है वो भूत बंगला है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी था, यहाँ पे एक खंडर था। बच्चे जब भी क्रिकेट खेलते थे ना तो कभी कभी उनकी बॉल उस घर में चली जाती थी, और गली के जो बच्चे थे वो उसको भूतिया घर बोलते थे। क्या बोलते थे? भूत वाला घर बोलते थे, और इसीलिए सब वहाँ जाने से डरते थे, क्योंकि बहुत पुराना वो खंडर था, वहाँ पे कोई भी रहता नहीं था, ठीक है। तो जब वो लोग बात कर रहे थे तो ये बच्चे उनकी बातों को सुन रहे थे। क्या बातें कर रहे थे वो, कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। मतलब लोग तो उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी जो लकड़ियां थी उस पे जो नक्काशी थी, नक्काशी यानी कि डिज़ाइन, जो डिज़ाइन लकड़ियों पे उकेरी जाती है, दैट इज कॉल्ड नक्काशी, राइट। और एक इंसान बात कर रहा था, एक आदमी बात कर रहा था कि हमें मंत्री जी को पत्र लिख के उनसे ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस खंडर को सुरक्षित रखने के लिए, इसकी मरम्मत कराने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करें, कोई ना कोई स्टेप उठाएं, ठीक है। तो बच्चे यही सोच रहे थे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव कैसे हो सकता है, हम तो इसमें जाने में भी डरते हैं, और लोग इस खंडर की तारीफ कर रहे हैं, इसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, इसके रिनोवेशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस खंडर में, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। हड़प्पा की कहानी देखिए, यहाँ पे ना आपको बेसिकली बताया गया है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस किया था कि भारत में रेलवे की शुरुआत लगभग 150 साल पहले हुई थी, और सबसे पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे की लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। जैसे खंडर था ना, खंडर क्या होता है, बेसिकली टूटी फूटी इमारत होती है, ठीक है। तो जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने की शुरुआत हो रही थी तो उस काम में जो इंजीनियर लगे हुए थे उनको भी काम करते करते रास्ते में एक खंडर मिला, और उस खंडर से बहुत सारी ईंटें उन्हें मिली। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन ईंटों का प्रयोग हम रेलवे लाने के लिए करें, ठीक है। तो उस खंडर में सारी ईंट लगी हुई थी, तो जो वो रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो इंजीनियर और जो श्रमिक काम कर रहे थे वो वहाँ से उन ईंटों को उखाड़ के ले गए, और उन ईंटों का इस्तेमाल उन्होंने उस रेलवे लाइन को बिछाने में किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब उन इमारतों में से ईंटों को उखाड़ा गया तो वो जो इमारतें थी वो नष्ट हो गई, है ना। एक बिल्डिंग क्या होती है, बेसिकली कुछ दीवारों से मिलके बनी हुई होती है,
तो जब ईंटों को ही उखाड़ लेंगे तो वहाँ पे दीवारें भी नहीं बचेंगी, कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो पूरी की पूरी इमारत नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। कौन होते हैं पुरातत्वविद? अब तो आपको अच्छे से रट गया होगा कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो जमीन की खुदाई करके नीचे से कुछ चीज़ें उनको मिलती हैं जिसके आधार पे वो हमारे हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, है ना। तो उन्हें पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक हैं। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा कि जब पुरातत्वविदों ने खोज करी, क्योंकि उनको पहले से ये सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ खंडर मिल रहे हैं जहाँ पे ईंटों बहुत अच्छी बहुत मजबूत ईंटें मिल रही है। तो जब लोगों ने उसके पुरातत्वविदों ने उसके आसपास के क्षेत्र की खुदाई करी ना, तो उनको वहाँ पे एक पूरी सभ्यता मिली। मतलब वहाँ पे पूरा की पूरा एक शहर मिला जमीन के अंदर। आप इमेजिन कर सकते हो, जमीन के अंदर जब उन्होंने खुदाई करी तो वहाँ पे उनको घर मिले, कुएं मिले, नाली मिली। यानी ये एक ऐसी सभ्यता का संकेत देता है कि हमसे भी पहले लोग रहते थे, और जब उस सभ्यता का विनाश हुआ, वो सभ्यता नष्ट हुई, तो धीरे धीरे मिट्टी की जलवायु परिवर्तन के कारण हवाएं चली, मिट्टी की परतों के नीचे वो सभ्यता दब गई, और जिसकी जानकारी अभी तक हमें मिली नहीं थी। लेकिन जब 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने खोज करी, आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज करी, तब उनको पता चला कि ये एक सभ्यता है पूरी की पूरी। शहर मिले, नदियों के साक्ष्य मिले वहाँ से। तो जैसा हम आज रहते हैं ना, हमारी जो डेली यूजेस की चीज़ें होती हैं, वैसी की वैसी सारी चीज़ें वहाँ से मिली जो लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते थे। और इस क्रम में उन्होंने जो सबसे पहला स्थल था जिसकी खुदाई करी वो हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा। और ये जो हड़प्पा था, पहले तो ये भारत का हिस्सा था, क्योंकि आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान का जो इलाका था वो पूरा एक ही था। लेकिन 1947 में जैसे भारत का विभाजन हुआ, तो पहले जो हड़प्पा भारत में था वो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, मान लो जैसे कि ये एक इलाका है, पूरा की पूरा भारत है, ये हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भारत है, लेकिन इसका ये वाला और यहाँ पे है हड़प्पा। ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी बह रही है। आज़ादी के बाद क्या हुआ, जो ये वाला हिस्सा था ना, ये पाकिस्तान में चला गया, तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में चला गया। तो हड़प्पा कहाँ है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा कहाँ है, तो वर्तमान में हड़प्पा की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में। ठीक है, और जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा से मिली जो चीज़ें थी उसकी कार्बन डेटिंग कराई, तो उसका जो टाइम है वो निकल के आया कि ये जो इमारतें हैं, ये जो शहर हैं, वो लगभग आज से 4700 पहले इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से खोज सबसे पहले हड़प्पा की हुई थी, तो उसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हड़प्पा सभ्यता को ना सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी ना, उनमें सबसे पहले ज़्यादातर जो साइट्स मिली थी वो सिंधु नदी के किनारे किनारे मिली थी, यानी इसीलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। लेकिन बाद में जब और विस्तृत खुदाई हुई तो सिंधु नदी के अलावा भी और नदियों के किनारे भी ये जो सभ्यता है वो मिली। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? जैसा कि हमने पीछे भी बॉक्स में पढ़ा था कि लोग पुरानी इमारत को सुरक्षित या संरक्षित करने की बात कर रहे थे। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जो पुरानी इमारतें हैं उनको तोड़कर नई इमारतें या नए भवन बनाने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि या फिर उनकी जगह पे नई चीज़ें बनाना ठीक है। तो जो भी आपका थॉट है इसको लेके, जो भी आपकी थिंकिंग है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम कि ये जो पुरातत्वविदों को पूरे के पूरे नगर मिले खुदाई में, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स मिले, एक सिटी का, एक आरंभिक शहरों का साक्ष्य मिला, एविडेंस मिले। ठीक है,
तो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों को किस में विभाजित किया गया था? 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूती से खड़ी रहें। तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगी, जस्ट अ मिनट। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो शहर मिले खुदाई से, तो वो ना 2 हिस्सों में बटे हुए होते थे। जैसे एक होता था पूर्वी हिस्सा, हमने मैप पे डायरेक्शन देखी थी ना, ये होता था पूर्वी हिस्सा, ये होता था पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर, ये हमारी डायरेक्शंस हैं, और ये होती थी दक्षिण, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो पूर्वी हिस्सा है ये बड़ा है, ये जो पश्चिमी हिस्सा है ये छोटा है। अब इसकी विशेषताएं क्या थी? जो पूर्वी हिस्सा होता था वो छोटा तो होता था लेकिन ऊंचाई पे बना होता था। क्या होता था? ऊंचाई पे बना होता था। और जो पश्चिमी हिस्सा होता था, जो पश्चिमी, ये है हमारा पश्चिमी हिस्सा, ठीक है, इधर आता है ना पश्चिम, तो ये हमारा पश्चिमी हिस्सा, ये ऊंचाई पे बना होता था और छोटा होता था साइज में। लेकिन जैसे हम बात करें पूर्वी हिस्से की, तो ये साइज में बड़ा होता था और नीचे होता था। मतलब पूर्वी हिस्सा ऊंचाई पे होता था ऐसे, और पश्चिमी हिस्सा नीचे होता था। ये वाला जो हिस्सा था हमारा पूर्वी, ये बड़ा होता था, और ये जो पश्चिमी हिस्सा है ये हमारा छोटा होता था, ठीक है। तो जो पश्चिमी हिस्सा था उसको बोला जाता था नगर दुर्ग। क्या बोला जाता था? नगर दुर्ग। लेकिन जब बात करें हम पूर्वी हिस्से की, तो उसको निचला नगर बोला जाता था। क्यों? क्योंकि वो पश्चिमी नगर की अपेक्षा, पश्चिमी दुर्ग की अपेक्षा नीचे वाले हिस्से में बसा हुआ था, इसीलिए उसको निचला नगर कहा जाता था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी, और उनकी जो 4 दीवारियां थी, यानी जो बाउंड्री करी जाती थी, मानो ये है, ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया, तो इसकी ना बाउंड्री करी जाती थी, यानी इसकी 4 दीवारी करी जाती थी। ऐसे करके बाउंड्री करी जाती थी ताकि आक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके उस शहर को, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री करी जाती थी ना, ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल करके करी जाती थी। किसका? पक्की ईंटों का, ताकि अगर कोई बाहर के लोग आक्रमण भी करें तो आसानी से ना करें, वो आसानी में उनके शहरों में ना घुस पाए, ठीक है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने शहरों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये 4 दीवारियों का प्रयोग किया होगा, ऐसे संभवतः हम लोग अनुमान लगाते हैं। और इनकी जो ईंटों की चिनाई करी गई थी ना, वो बहुत ही मजबूती से करी गई थी। उसके अंदर जो मसाले का इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया था। तो इसका हमें कैसे पता चलता है कि इतनी मजबूती से उन दीवारों को बनाया गया था? तो देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कार्बन डेटिंग से हमें पता चला कि लगभग 4700 साल पहले इन शहरों का निर्माण किया गया था। और जब हमने इतने समय बाद इनकी खुदाई करी, हमें इनके एविडेंस मिले, तब भी ये अभी तक भी सुरक्षित है। हम आगे चित्रों में देखेंगे कि ये अभी भी हमें सुरक्षित अवस्था में मिलती हैं। तो अगर कोई कमज़ोर चीज़ होती तो लगभग 100-150 साल या उससे भी कम समय में वो नष्ट हो चुकी होती, लेकिन यहाँ पे लगभग 5000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। और जब हमने अभी 1921 में खुदाई हुई थी हड़प्पा की, ठीक है, दयाराम साहनी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनके नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ठीक है। तो जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, ये देखिए, ये चिनाई करी हुई है ईंटों की। ईंटों को कितने बेहतरीन तरीके से लगाया गया है कि जब हमने खुदाई करी तो आज भी ये कितनी सुरक्षित अवस्था में और कितनी मजबूत अवस्था में। यहाँ से आप स्टेयर्स देख सकते हैं, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ किस लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो एक बार ही देख लेते हैं। सबसे पहले ना हम इस मैप में नज़र डालते हैं। देखिए, ये है हड़प्पा और ये किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स की बात कर लेते हैं।
राखी गढ़ी, कालीबंगा ये इंडिया के अंदर है, लेकिन बात करें हड़प्पा की तो ये किसके अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। ये है गंवेरी वाला, चनहुदड़ो ये भी इंडिया में है, धौलावीरा, सुरकोतला। बेसिकली ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। तो यहाँ पे जो साइट्स है ना, ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और ये लोथल है, ये गुजरात के अंदर है। तो ये सारी जो साइट्स मैंने मार्क करी है ना इस मैप में, इन सभी साइट्स में जो चीज़ें मिली हैं, जो एविडेंस मिले हैं, इस पूरी की पूरी सभ्यता को क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है सिंधु नदी घाटी जो थी उसके आसपास, यानी उसकी सहायक नदियों के आसपास ये सारी साइट्स मिली हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। तो पहली विशेषता हमने क्या देख ली कि जो नगर था वो दो भागों में विभाजित था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी जो था वो बड़ा वाला भाग था जिसको कि निचला नगर कहा जाता था, और जो पश्चिमी हिस्सा था वो ऊंचाई पे था और उसको क्या बोला जाता था, नगर दुर्ग बोला जाता था, ठीक है। और ईंटों से जो चार दीवारी करी गई थी वो बहुत ही मजबूत दीवारें थी, ठीक है। एक विशेषता हमने ये पढ़ ली। अगली विशेषता हम क्या पढ़ेंगे, अगली विशेषता हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं मैप में मोहनजोदड़ो, ये रहा, सिंधु नदी के किनारे पे ये नगर मिला था, ठीक है। तो इसमें ना एक तालाब के बारे में बात की गई है, मोहनजोदड़ो एक मूवी भी आई है ना, उसमें भी यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। क्या कहा है, महान स्नानागार। स्नानागार क्या होता है, बाथरूम। हम आसान अपने शब्दों में बोलें तो बाथरूम। ग्रेट बाथ बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रेट। महान क्या होता है, ग्रेट। ग्रेट यानी बड़ा, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। तो एक स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा है। आगे चित्र में मैं आपको बताऊंगी। दो तरफ से इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी, ठीक है। और इसके चारों तरफ कमरे बने होते थे जो अनुमान लगाया जाता है कि शायद वस्त्र बदलने के लिए बनाए गए होंगे, ठीक है। और इसके अंदर ना कुओं से पानी डाला जाता था। जब कोई विशेष अवसर पे स्नान करा जाता था ना, तो कुओं से ताजी पानी इसके अंदर डाला जाता था और तब लोग स्नान किया करते थे, ठीक है। और उस पानी का रिसाव ना हो, पानी की लीकेज ना हो, तो इसीलिए पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो विशाल स्नानागार मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, उसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था। तो 3-4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं, प्लास्टर के साथ चारकोल का, मिट्टी का, सीमेंट का। तो ऐसे करके ऑप्शन आ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, प्लास्टर के साथ साथ चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। तो दो सीढ़ियाँ थी, जैसा कि मैं आपको बताया है मैंने आपको कि दो तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी नीचे उतरने के लिए। पानी कुएं से निकाला जाता था और यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो विशिष्ट नागरिक होते थे, जैसे राजा, पुरोहित, जो भी वहाँ पे विशिष्ट लोग होते थे, वो विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ठीक है। तो अभी मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ। ये है हमारा मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, देख सकते हैं। ये आकार में बहुत बड़ा है। चित्र में तो हमें छोटा लग रहा है देखने में, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेयर हैं इसके अंदर उतरने के लिए, ठीक है। ईंटों का देखिए कितना सुव्यवस्थित रूप से प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ऐसे लगता है कि यहाँ पे ना कमरे बने हुए थे, और ऐसा माना जाता है कि ये जो कमरे थे इसका इस्तेमाल ना जब लोग विशेष अवसर पे स्नान किया करते थे यहाँ पे, तो जब उनको अपने वस्त्र बदलने होते थे वो इन्हीं कमरों का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भवन, नाले और सड़कें।
हम एक एक करके यहाँ की विशेषताएं, जो आरंभिक नगर थे उनकी विशेषताएं डिस्कस करते जा रहे हैं। 2-3 विशेषताएं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ये हमारी 3rd विशेषता है, जिसके अंदर आता है भवन, नाले और सड़कें। आरंभिक नगरों के भवन कैसे थे, नाले कैसे थे और सड़कें कैसी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, जो नाले थे ना, क्या होता था, घर होते थे, ऐसे गली है, मान लो यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे कुछ घर हैं, आमने सामने घर होते थे। ठीक है, ऐसे ही मान लो आप। तो हर घर के अंदर एक बाथरूम होता था। क्या होता था, बाथरूम होता था। और ऐसे एविडेंस में मिले हैं कि कुछ घरों के अंदर कुएं भी होते थे, पानी एज अंडरग्राउंड पानी को निकालने के लिए, है ना, फ्रेश वाटर के लिए, ताकि उनको शुद्ध जल मिल सके। तो है, तो क्या होता था, जो बाथरूम होते थे ना, तो और घरों का जो पानी होता था, जो वेस्ट पानी होता था, वो एक नाली, यहाँ पे किनारे किनारे नाली बनी हुई होती थी। यहाँ पे क्या था, नालियाँ बनी होती थी, ये पानी जा रहा है नालियों में। ठीक है, तो हर घर के अंदर से जो वेस्ट वाटर था वो निकलता था और इस नाली में जाके मिलता था। यहाँ से भी वेस्ट वाटर में निकल रहा है, इस नाली में जाके मिला। ऐसे ही जैसे आज हम देखते हैं ना, हमारी गलियों में नालियाँ होती हैं, कहीं कहीं पे तो सीवर होते हैं, तो वहाँ पे नालियाँ नहीं हैं। लेकिन हम बात करें कुछ इलाकों की, तो वहाँ पे हमें इजीली नालियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो क्या होता था, ऐसी व्यवस्थित एक व्यवस्था थी, एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो घरों की नालियाँ होती थी वो गलियों की नाली में जाके मिलती थी, और ये जो गलियों की नाली होती थी जाके ये एक बड़े नाले में मिल जाती थी, और सारा की सारा जो वेस्ट पानी था वो जाके यहाँ पे ड्रेन हो जाया करता था, वो यहाँ पे जाके खाली हो जाया करता था। ठीक है, तो ये एक बात है नाली की। अगर हम बात करें कि सड़कें कैसी थी, तो सड़कें क्या थी, ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती थी, 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी, सीधी सीधी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। ठीक है, तो ये वहाँ पे सड़कों की विशेषता हो गई। और नालियों की एक और विशेषता मैं आपको बताना भूल गई, सॉरी फॉर दैट। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे नालियाँ होती थी, तो नालियाँ जो होती थी ना, उनकी ढकी हुई होती थी। क्या होती थी, ढकी हुई होती थी, ताकि बाहर से कोई कचरा उनके अंदर ना जाए और कोई उनमें गिर ना जाए, उनकी साफ सफाई की व्यवस्था अच्छे तरीके से हो, उनके अंदर कीड़े वगैरह ना पनपे, मच्छर जैसी कोई चीज़ ना पनपे। ठीक है, तो वो जैसे आज आप देखते हो ना, गलियों में जब सीवर होते हैं तो उनके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, और जब सफाई कर्मचारियों को सफाई करनी होती है तो वो उस ढक्कन को खोल लेते हैं और उसके बाद सफाई करते हैं। फिर से उसको ढक्कन को ढक दिया जाता है ताकि उसमें गिरे ना कोई और कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके अंदर से गंदी गंदी स्मेल ना आए। तो सेम वहाँ पे था। हम क्यों कर पाए, क्योंकि हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियर्स हैं। लेकिन हम आज से लगभग 4700 साल पहले की बात करें तो तब तो शायद इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों का बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा था कि जो आज हमारे पास साइंस टेक्नोलॉजी होते हुए हम चीज़ों को बना पा रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच पा रहे हैं, वो हमसे बहुत साल पहले ये सब कर चुके थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो भारत की सभ्यता रही है वो कितनी महान एक सभ्यता रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इस इमेज में स्टेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो घर थे ना, वो कम से कम 1 मंजिला तो होते ही थे, लेकिन कुछ घरों के ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जो कि लगभग 2 मंजिला भी होते थे, यानी 2 मंजिला घरों की भी एविडेंस मिले हैं। और इसीलिए नीचे से ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स का यूज़ किया जाता था, सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। इस चित्र में आप देख सकते हैं नाली व्यवस्था दिखाई गई है। यहाँ पे ये देखिए, ये नालियाँ होती थी। ठीक है, ये नालियाँ लास्ट में जाके एक बहुत बड़े नाले में, एक मेन नाले में जाके ये मिल जाया करती थी। यहाँ पे किनारे किनारे ना घर होते थे, जहाँ का जो गंदा पानी है वो जाके इन नालियों में मिल जाता था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं नगरीय जीवन की। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे।
ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे जो कि बच नहीं पाई हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको बताया गया है, जैसे हम देखते हैं ना, हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ की नालियों की व्यवस्था, वहाँ की सड़कों की मरम्मत कराना क्या होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। जो लोकल सेल्फ बॉडी होती है, जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती हैं, शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम होता है, तो उसके अंडर ये काम आता है हमारे शहर का रख रखाव करना। यहाँ पे सारी व्यवस्था अच्छे तरीके से हो, योजनाबद्ध तरीके से काम हो। तो वहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो शासक होते थे वो शायद ऐसा काम करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो नगर की प्रॉपर योजना बनाने के लिए थे, ठीक है। तो क्या करते थे, नगर का मेंटेनेंस करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को भेजते थे और वहाँ से बहुमूल्य धातु मंगाते थे, पत्थर मंगाते थे और बहुत सारी अन्य उपयोगी इंपॉर्टेंट चीज़ें मंगाते थे। शायद लोग खूबसूरत मन के क्या होते हैं, हम आगे चित्र आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी मन के क्या होता है। उसका इस्तेमाल ना लोग ज्वेलरी बनाने के लिए करते थे, ठीक है। सोने चांदी के आभूषणों को भी एक जगह से दूसरी जगह पे मंगवाया जाता था, ठीक है। यानी कि आभूषणों के भी वहाँ पे एविडेंस मिले हमें, खुदाई के अंदर बहुत सारे आभूषण निकले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लोगों को आभूषण पहनने का भी शौक था, उनको आभूषण बनाना भी आता था, उनको पता था कि सोने का इस्तेमाल कैसे करना है या फिर चांदी का इस्तेमाल कैसे करना है, मनकों का और पत्थरों का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि लिपिक भी होते थे वहाँ पे। कुछ इसका हमें कैसे पता चलता है, कुछ मोहरें मिली हैं, खुदाई में कुछ मोहरें मिली हैं जिन पे कुछ कुछ लिखा हुआ मिला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। हमारे जो इतिहासकार हैं उसको अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, है ना। तो हमें पता नहीं है कि उस पर एग्जैक्ट लिखा क्या है, लेकिन हमें एक चीज़ पता चलती है कि लोगों को लिखना आता होगा, उनकी एक लिपि होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। एक टर्म हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, उद्योग स्थल। क्या होता था उद्योग स्थल, रिकॉल करिए फटाफट से। आई होप कि आपको याद आ गया होगा। चलो एक बारी मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, उद्योग स्थल क्या होते थे। ऐसे स्थल जहाँ पे लोग जाकर काम करते थे, मनके बनाया करते थे, औजार बनाया करते थे, कोई भी काम करते थे, मतलब वो क्या होता था, उद्योग स्थल, ठीक है। बेसिकली कुछ फैक्ट्री टाइप ही होती थी, इंडस्ट्री टाइप कुछ होती थी जहाँ पे लोग काम करते थे, मनके या ज्वेलरी वगैरह कुछ भी चीज़ें बनाते थे, आभूषण या बर्तन वगैरह जो भी वो लोग बनाते होंगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको नालियों के बारे में तो बता दिया है, लेकिन यहाँ से मैंने आपको ये भी बताया था ना कि कुछ घरों से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो ये ऐसे कुएं होते थे जिनके अंदर से पानी निकाला जाता था, ठीक है। उद्योग स्थल के एविडेंस मिले हैं और लोग जब एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे तो वहाँ पे कुछ किस्से और कहानियाँ प्रचलित होते थे। जब मान लो मैंने आपको प्रीवियस लेसन में ट्रैवलिंग के बारे में बताया था, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था। मान लो मैं घूमने गई तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में मैंने एक मंदिर को विजिट किया, मैं एक मंदिर में गई और वहाँ जाके मुझे पता चला कि इस मंदिर को किस शासक ने बनाया, क्यों बनवाया, उसके पीछे की मान्यता क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। उसके बाद मैंने एक डायरी लिखी और मैंने अपनी उस विज़िट के बारे में उस डायरी को मेंशन किया। बहुत टाइम बाद जो आगे आने वाली जनरेशन उनको वो डायरी मिली और उनको उस साइट के बारे में पता चला, उस साइट की हिस्ट्री के बारे में पता चला। मान लो मैं तो हूँ नहीं,
बहुत कई सौ 500 600 साल पहले ऐसा हुआ। मान लो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि मान है ना, लेकिन अगर किसी को मेरी डायरी हाथ लग गई तो उनको तो उस जगह के बारे में पता चल जाएगा ना कि ये ऐसी जगह पे विजिट करने गए थे और उस जगह की विशेषताएं क्या थी, उस जगह का निर्माण क्यों किया गया था। तो ऐसे ही जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम वहाँ जाते ही नहीं है, वहाँ के कल्चर को ही नहीं जानते, बल्कि वहाँ पे जो किस्से कहानियाँ प्रचलित होते हैं उनकी जानकारियाँ भी हम अपने साथ लाते हैं। ठीक है। और इतिहासकारों अच्छा, दो टर्म है मैं जो हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, एक होते हैं पुरातत्वविद और एक होते हैं इतिहासकार। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। जो पुरातत्वविद होते हैं वो जमीन के अंदर खुदाई करके जो पुरानी चीज़ें मिलती हैं उसकी स्टडी करते हैं, और जो इतिहासकार होते हैं वो पुराने रिटर्न सोर्सेज जो मिलते हैं, लिखे हुए जो साक्ष्य मिलते हैं उनकी स्टडी करते हैं और तब हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है। और जब पुरातत्वविदों ने खुदाई करी तो वहाँ से खिलौने भी मिले हैं। क्या मिले हैं? खिलौने मिले हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे उन खिलौनों से खेला करते थे। ठीक है। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। अच्छा, ये आपको एक टास्क करना है। आपके हिसाब से कौन कौन लोग नगर में रहते हैं? मैं एक आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे बात करते हैं हम किसान की, तो क्या किसान नगर में रहते हैं या किसान गांव में रहते हैं? तो किसान गांव में रहते हैं। ऐसे ही नगरों में कौन कौन लोग रहते हैं उसकी आप लिस्ट बना सकते हो अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। हम लोगों की जो सोच है इतनी डेवलप हो गई है कि हमको इसके लिए एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम इजीली ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं। राइट। तो देखिए, मैंने मोहरों के बारे में बात करी थी ना कि मोहरों में क्या था कि कुछ लिपि हमें लिखी हुई मिलती है, जिससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि भाई लोगों को लिखना तो आता था। ये देखिए, ये कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए कि ये क्या लिखा हुआ है। इसके बाद एक और चीज़ पता चलती है कि इनकी जो मोहरें थी वो उसकी शेप क्या थी, मोहरों पे किस किस चीज़ का अंकन था, मतलब क्या उस पर छाप थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक जानवर का चित्र बना हुआ है, लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो जब उसकी खुदाई हुई तो ऐसे कुछ खिलौने देखने को मिलते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जानवरों के खिलौने हैं। ठीक है। तो बच्चे इन खिलौनों से खेलते होंगे, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ क्या है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। हमने ऊपर देखा था, ये देखिए, ये क्या है? ये तो सड़क है। ठीक है, ये क्या है? सड़क है। और यहाँ पे क्या है? नाला है। ये ऐसे जा रही है ना नाली, नाला जो भी है, ये नाला है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने कुएं को देख लिया था। अब देखिए, ये जो नालियों के एविडेंस है ना, ये जो चित्र है ये मोहनजोदड़ो का है। लेकिन जब हम बात करते हैं कुएं की, तो ये जो कुआं है कहाँ का कुआं है? ये हड़प्पा का, सॉरी, ये भी कुआं मोहनजोदड़ो का ही है। मोहनजोदड़ो से इसका चित्र लिया गया है। और ये जो मोहर है ये हड़प्पा की खुदाई करने पे मिली है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो मोहर है ये कहाँ की है? हड़प्पा की। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है, मैंने आपको वो समझा ही दिया है। उसके बाद उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है, यानी अब तक जितने भी रिटर्न सोर्सेज मिले हैं उसमें ये जो मोहर है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, तो ये सबसे पुराना एविडेंस है जो कि हमें लिखित जानकारी देता है। बट अनफॉर्चुनेटली वही हम इसको पढ़ नहीं पाए, तो हमें पता ही नहीं है कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पकी मिट्टी के खिलौने हैं। ये क्या है? पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। अगर ये कच्ची मिट्टी के होते तो पानी वानी, जैसे नीचे अंडरग्राउंड वाटर होता है, बहुत नीचे खुदाई करने पे हमें ये मिले तो अब तक तो ये मिट्टी में ही मिल जाते हैं ना। लेकिन पक्की मिट्टी जो होती है वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रहती है। तो ये क्या थे? ये पकी मिट्टी से बने खिलौने थे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज हमें इतना ही डिस्कस करना चाहिए और इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और नगर और नए शिल्प यहाँ से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे,
है ना। तो एक बारी हम 2 मिनट में लेसन को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग से लेके अब तक। हमने हड़प्पा की कहानी पढ़ी, हमने देखा कि कैसे हड़प्पा की खोज हुई थी। सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई, तो कुछ खंडर मिले इंजीनियरों को जहाँ से इन्होंने ईंटें निकाल के रेलवे लाइन बिछाने में उन ईंटों का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जो पुरातत्वविद थे ना, उनको जब इसकी जानकारी लगी तो 80 साल पहले लगभग उन्होंने यहाँ पे जब इन्होंने खुदाई करी तो इनको बहुत बड़े शहर मिले नीचे। खुदाई करने पे ज़मीन के नीचे पूरे की पूरे भवन मिले, खंडर मिली, इमारतें मिली, कुएं मिले, नालियाँ मिली, गलियाँ मिली, खिलौने मिले और भी बहुत सारी मोहरें, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें मिली। ठीक है, तो तब से बोला जाता है कि सबसे पहले, क्योंकि हड़प्पा एक जगह थी हड़प्पा, सबसे पहले पुरातत्वविदों ने उस स्थल की खुदाई करनी शुरू करी थी, तो इसको नाम दिया गया हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, उसके बाद जो इतिहासकार थे, जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने नोटिस किया कि ये जो पूरी की पूरी जो सभ्यताएं हैं, ये जो आरंभिक नगर हैं, ये सिंधु नदी के किनारे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने उसको बोला सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब और ज़्यादा खुदाई एक्सपेंड हुई और ज़्यादा विस्तृत हुई, तो उन्होंने देखा कि ये जो शहर हैं, ये जो पुरानी इमारतें हैं, ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे किनारे तो मिल रही हैं, उसके अलावा ये सरस्वती, घग्गर और बहुत सारी और नदियों के किनारे भी मिल रही थी। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता ना कह के सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था, हमने मैप में इन सारी साइट्स को देखा था, जो कि ये जो बाउंड्री लाइन है, इससे इधर पाकिस्तान की साइड्स हैं और दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड में इंडिया की साइड्स हैं। क्या हमने देखा कि वहाँ पे भंडार गृह मिले हैं, स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, विशाल स्नानागार। उसके बाद हमने पक्की ईंटों के बारे में पढ़ा कि उनकी चिनाई कितनी मजबूती से की गई थी, स्टेयर्स का यूज़ कैसे किया गया था वहाँ पे, नालियों के, सड़कों के बारे में बात करी, घरों से कुएं के साक्ष्य मिलते हैं, खुदाई में मोहरें और क्या मिलते हैं, मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे तरीके से हम लेसन को डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और वो मैंने डिस्कस नहीं किया। अगर आपको ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।